हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। परफेक्ट इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राहुल भारद्वाज आपका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने अपने नए यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया है और हम लोग इसके ऊपर इंग्लिश की सारी क्लासेस देख रहे हैं। उसी सीक्वेंस के अंदर आज हम लोग जो एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज का, वो हम लोग सीखने वाले हैं ग्रामर का पार्ट, जिसका नाम होता है सेंटेंस। तो कोशिश कीजिएगा मेरे साथ समझने की और देखते हैं कि क्या सेंटेंस होता है, कैसे काम करता है, कैसे इसके सारे कंसेप्ट होते हैं। देखिएगा साथ साथ में। तो टॉपिक का नाम हमारे पास में है सेंटेंस। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक है ग्रामर का और हर जगह काम में आता है। अगर आपका सेंटेंस तैयार है तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन का हर एक टॉपिक क्लियर हो जाता है और साथ ही साथ में ग्रामर के जो आगे कॉम्प्लेक्स जो टॉपिक्स हैं वो भी सारे आपके इजीली हल हो जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सेंटेंस को समझना। तो देखिए, बिना टाइम को वेस्ट किए बिना हम डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं कि सर सेंटेंस किसको बोलते हैं। याद रखिएगा, ग्रामर का टॉपिक है सेंटेंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है हमारे लिए कि सर सेंटेंस किसको बोलते हैं, सेंटेंस किसको बोलते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करता हूं कि सर सेंटेंस किसको बोलते हैं, तो हमें मालूम है कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। क्या कहा कि सेंटेंस की सबसे पहले डेफिनेशन हम लोगों ने देखी है और वो यहां से शुरू होती है कि सर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। इसका मतलब ये होता है कि सेंटेंस बोलने के लिए इंग्लिश में हमारे पास में दो कंडीशंस होती है। कितनी कंडीशंस होती हैं? दो कंडीशंस होती है। मैं यहां पर लिखने की एक बार कोशिश करूं आपके लिए तो शायद समझ में आएगा। सेंटेंस बोलने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन ये बोलता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। इसका मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ये हो गया ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दूसरी डेफिनेशन क्या बोलता है सेंटेंस की दूसरी जो कंडीशन बोलती है वो अपने को ये बोलती है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ साथ में इसका एक कंप्लीट सेंस देना जरूरी है। इसका मतलब कि उसका कोई ना कोई क्या निकलना चाहिए, मीन निकलना चाहिए। मीन का मतलब क्या होता है? अर्थ। क्या होता है? अर्थ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों कंडीशन मिलकर सेटिस्फाइड होती हैं तभी हम उस सेंटेंस को क्या बोलेंगे कि वो सेंटेंस कैटेगरी से बिलोंग करता है, अदरवाइज तो हम उसको सेंटेंस नहीं मानेंगे। ठीक है, अब एक बार हम एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं। देखिएगा थोड़ा ध्यान से। मैंने बोला कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने चाहिए। तो कोशिश कीजिएगा मेरे साथ समझने की। ए बॉय राम इज, ठीक है। अब ये देखो अपने आप में क्या है, क्या ये सेंटेंस है कि नहीं है। तो जब हम देखते हैं इसको और हम अप्लाई करते हैं कि सर क्या इस सेंटेंस की डेफिनेशन इसके अंदर अप्लाई हो रही है क्या नहीं। इसका मतलब अगर तो ये दोनों की दोनों कंडीशंस इस टॉपिक के अंदर अप्लाई हो जाएगी, इसका मतलब वो क्या बन जाएगा, एक सेंटेंस बन जाएगा एज पर द ग्रामेटिकल रूल्स। ओके, सबसे पहले क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। आओ कोशिश करते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स ढूंढने की। सर ए अपने आप में एक सेंटेंस का एक वर्ड होता है, ठीक है। बॉय अपने आप में एक वर्ड मीनिंग है, राम भी एक वर्ड मीनिंग है और इज भी क्या है, एक वर्ड मीनिंग। इसका मतलब हमारे पास में कितने वर्ड मीनिंग्स आ गए? 4 वर्ड मीनिंग्स आ गए। और जैसे ही दो या दो से ज़्यादा कोई चीज़ होती है हमारे पास में, 2 या 2 से ज़्यादा जो वर्ड्स होते हैं हमारे पास में, हम उनको क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोल देते हैं। इसका मतलब ये जो पहली कंडीशन है कौन सी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, वो तो हमारे पास हो रही है सेटिस्फाइड। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि क्या सर ये दूसरी वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। यहाँ पर कैसे? ये बोलता है कि इसका किसका ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आपने बनाया है उसका क्या होना चाहिए, एक कंप्लीट मीन निकल के आना चाहिए, मतलब उसका अर्थ होना चाहिए। लेकिन जब हम यहाँ पर कोशिश करते हैं समझने की कि ए बॉय राम इज, तो यहां पर इसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? मीनिंग नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या ये सेंटेंस नहीं है? हाँ जी सर, ये सेंटेंस नहीं है। तो सर इसको सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सेंटेंस बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, हम इसको अरेंजमेंट, इसका जो अरेंजमेंट है, इन वर्ड्स का जो अरेंजमेंट है उसको सही तरीके से लिख के लाएंगे। कैसे? कि राम इज ए बॉय। और जैसे ही हमने ये कंप्लीट सेंटेंस को सही लिखा या कंप्लीट वर्ड्स ऑफ ग्रुप को हमने सही लिखा तो हमने क्या किया, इसको रीअरेंज किया। क्या किया हमने? यहाँ से इसको रीअरेंज किया। क्या किया हमने? यहाँ से इसको रीअरेंज किया। रीअरेंज करके हमने क्या किया है, इस जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमारे पास दिए हुए पड़े थे उसका हमने क्या निकाला है, मीन निकाला है। और जैसे ही किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कोई ना कोई मीन निकल के आता है, कोई ना कोई अर्थ निकल के आता है, चाहे वो प्रश्न के रूप में अर्थ निकल के आए, चाहे वो सामान्य सेंटेंस के रूप में अर्थ निकल के आए, चाहे वो किसी भी रूप में सीक्वेंस के अंदर हमारे पास अर्थ निकल के आए, हम उसको क्या बोलेंगे कि सर वो किसका हिस्सा है, वो सेंटेंस का हिस्सा है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। दोबारा देख लेते हैं एक बार कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। लेकिन यहां पर अगर आपने एक चीज का ध्यान दिया हो तो वो ये है कि हमने क्या किया, यहां पर इसको
हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको रीअरेंज किया है। इसका मतलब यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स भी होना चाहिए, हाँ या ना। तो हम इस डेफिनेशन में क्या करेंगे, थोड़ा सा फेरबदल करेंगे और इस डेफिनेशन को अपने हिसाब से सही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोशिश कीजिए देखने की क्या बनता है, कैसे बनता है। देखिएगा हमने क्या लिखा, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ में राइट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना जरूरी है, क्योंकि अगर अरेंजमेंट नहीं होगा, सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलेगा हमारे को, तो हम शायद उसके सेंटेंस तक नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, अपनी एक डेफिनेशन तैयार की। तो हमने लिखा कि राइट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट makes a complete सेंस। अब ये जो हमारे पास डेफिनेशन तैयार होके आई है कि सर राइट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, आप चाहो तो वर्ड्स बोल सकते हो, डोंट वरी। अगर आपको लगता है कि सर ग्रुप ऑफ वर्ड्स मैं ना बोलूँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, राइट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स भी बोल सकते हो, है ना, कि राइट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। इसका मतलब कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो अपने आप ही आ जाएगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो आ जाएगा ना, यहाँ पे वर्ड्स लिखा हुआ है तो राइट अरेंजमेंट होना चाहिए किसका, वर्ड्स का होना चाहिए, दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। उसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सेंटेंस बोल देते हैं, ठीक है। तो ये तो होती है सेंटेंस की डेफिनेशन। चलें आगे। अब हम बात करते हैं इसके बाद में अगले टॉपिक के ऊपर, जो आते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। क्या आते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो कोशिश कीजिएगा देखने की साथ साथ में। अब हम सेंटेंस की किसकी बात कर रहे हैं, टाइप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा थोड़ा ध्यान से अच्छे से, सेंटेंस के टाइप्स। बेसिकली हमारे पास सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 5 टाइप। कुछ टीचर्स इसको 4 टाइप पढ़ाते हैं, कुछ टीचर्स इनको 5 टाइप पढ़ाते हैं, ओके। ये बिल्कुल श्योर है कि सर बेसिकली सेंटेंस के 4 ही टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप होते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स इसको 5वां टाइप एक अलग सा और बना देते हैं और उसको सेपरेट करके पढ़ाते हैं, तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखो थोड़ा ध्यान से, सबसे पहला जो सेंटेंस की कैटेगरी आएगी हमारे पास में, वो आती है असर्टिव। कौन सी कैटेगरी आती है जी, असर्टिव सेंटेंस आता है, ठीक है। नंबर 2 पे जो हमारे पास सेंटेंस कैटेगरी आती है वो कौन सी आती है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है, ठीक है। नंबर 3 हमारे पास जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोल देते हैं। कौन सा सेंटेंस बोल देते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोल देते हैं। नंबर 4 पे जो हमारे पास आता है उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस बोल देते हैं, ठीक है। और नंबर 5 पे जो हमारे पास आता है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोल देंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं, सेंटेंसेस के टाइप्स होते हैं। आ गई बात समझ में, एक बार रिपीट करते हैं साथ साथ में। 5 टाइप्स होते हैं सेंटेंस के। सबसे पहला असर्टिव सेंटेंस होता है, दूसरा इंटरोगेटिव होता है, तीसरा एक्सक्लेमेटरी होता है, 4th इंपेरेटिव होता है और 5th आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। अब हम इनको 1 बाय 1 थोड़ा सा डीपली टच करते हुए चलेंगे और जैसे ही इनको समझ लेंगे हमारा टॉपिक कौन सा पूरा हो जाएगा, सेंटेंस पूरा हो जाएगा। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, जो सेंटेंस का टाइप नंबर 1 है, जिसको हमने क्या बोला, असर्टिव सेंटेंस बोला है, वो आगे फर्दर 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। पहला तो हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट और दूसरा हम उसको बोल देते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। दोबारा समझो, सेंटेंस का टाइप नंबर 1 कौन सा है, असर्टिव सेंटेंस हुआ। असर्टिव सेंटेंस फर्दर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज योर पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड द सेकंड वन इज योर व्हाट, नेगेटिव स्टेटमेंट। इज इट क्लियर, ओके। नेक्स्ट वन, तो जो हमने कैलकुलेशंस की हैं, जो हमने फॉर्मेशंस की हैं असर्टिव के साथ में, सेम फॉर्मेशन अप्लाई होगी इंट्रोगेटिव के साथ में। इंट्रोगेटिव भी आगे क्या हो जाएगा, 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। इसका जो फर्स्ट पार्ट बनेगा वो क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले स्टेटमेंट, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले स्टेटमेंट। और नंबर 2 क्या बनेगा, WH वर्ड से शुरू होने वाले स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट बनते हैं यहाँ पर भी, कहाँ पर, इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट के अंदर। सबसे पहला कौन सा आता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला स्टेटमेंट, और दूसरा कौन सा आता है इंट्रोगेटिव का, WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस, ठीक है। बाकी ये आपका सिंगल रहेगा, ये भी सिंगल रहेगा और ये भी आपका सिंगल रहेगा। इन सबके 2-2 पार्ट्स होते हैं, किसके, एक तो आपका असर्टिव सेंटेंस का, दूसरा आपका कौन सा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। तो ये है हमारे पास में सेंटेंस के टाइप। उम्मीद करता हूँ आपको धीरे धीरे बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या देखने की कोशिश की, सेंटेंस की डेफिनेशन किसको बोलते हैं। तो सेंटेंस की डेफिनेशन के अंदर वो शामिल होता है जहाँ पर 2
कंडीशंस आती है। सबसे पहली बात, राइट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राइट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। और दूसरी बात क्या होना चाहिए? उसका कोई कंप्लीट मीन निकलना चाहिए। जब तक कंप्लीट मीन नहीं निकलेगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, सार्थक नहीं निकलेगा शब्द समूह, तब तक उसको हम क्या नहीं बोलेंगे? सेंटेंस नहीं बोलेंगे। उसके बाद में हम कहाँ पे आए हैं? सेंटेंसेस के टाइप्स पे आए हैं। टाइप्स नंबर फर्स्ट कौन सा होता है? अजरेटिव होता है। अजरेटिव सेंटेंस को हमने फिर दो टुकड़ों में डिवाइड किया है। सबसे पहला कौन सा है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। दूसरा कौन सा है? नेगेटिव स्टेटमेंट है। इंटरोगेटिव स्टेटमेंट, तो इंटरोगेटिव स्टेटमेंट आगे भी दो टुकड़ों में होता है डिवाइड। सबसे पहला हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले स्टेटमेंट्स और दूसरा डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाले स्टेटमेंट। फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। और इस तरीके से हम लोग इन सबको वन बाय वन पढ़ेंगे और वन बाय वन पढ़ने के बाद में इनके एग्जांपल्स के साथ में चलते हुए इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बात अभी तक समझ में आई होगी। अब हम क्या करेंगे? अब हम इनको वन बाय वन पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा की दृष्टि से भी सभी लेवल के ऊपर काम में आता है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से भी काम में आता है और परोक्ष रूप से भी काम में आता है। अगर कोई बच्चा एकेडमिक क्वालिफिकेशन ले रहा है तो वहाँ पर तो आता ही आता है, जबकि जो इंसान कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल के ऊपर सीधा ना पूछ के वहाँ से आपको ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इसको पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं हम लोग कि इस सेंटेंस को सभी लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो हमने क्या किया? अभी तक हमने सेंटेंस की डेफिनेशन को देखा है, सेंटेंस की टाइप्स को देखा है। अब हम क्या करेंगे? वन बाय वन सभी टाइप्स को लेते हुए चलेंगे और उन सबको देखते हुए चलेंगे। सबसे पहला टाइप हमारे पास कौन सा था? तो सबसे पहले हमारे पास जो टाइप था, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा गीला है अभी भी। हाँ, चलिए अब शुरू करते हैं। तो सेंटेंस का जो पहला टाइप हमारे पास में आता है वो कौन सा आता है? अजरेटिव सेंटेंस आता है ना? यही होता है सबसे पहला टाइप, अजरेटिव सेंटेंस। किसको बोलते हैं अजरेटिव सेंटेंस? तो सर अजरेटिव सेंटेंस हम उसको बोलते हैं जो शुरू होता है आपका किसी ना किसी सब्जेक्ट से। किससे शुरू होता है? शुरू तो होता है किसी ना किसी सब्जेक्ट से, और एंड किस पे होता है? फुल स्टॉप पे। किस पे एंड होता है जी? फुल स्टॉप पे एंड होता है। दोबारा समझिएगा, मैं आपको डेफिनेशन तैयार नहीं करवाऊंगा किसी भी स्टेटमेंट की, कि किस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, उसको कैसे लिखा जाता है, वो तैयार नहीं करना है। हमारा मकसद ये है कि कोई भी स्टेटमेंट अगर हमारे पास में लिखे हुए आते हैं एग्जाम्स के अंदर या फिर हमारे सामने किसी बुक के अंदर लिखे हुए आते हैं, तो हम उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट कौन सी कैटेगरी का होता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा सब साथ साथ में समझने की कि अजरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? एक ऐसा स्टेटमेंट जो किससे शुरू होता है? शुरू तो आपका होता है किससे? सब्जेक्ट से, और एंड किस पे हो जाता है? फुल स्टॉप पे। ठीक है, अब अगर एक बार के लिए मैं इसको इतना ही छोड़ के एक आगे और आपको समझाने की कोशिश करूं कि अगर एक ऐसा सेम स्टेटमेंट जो शुरू तो किससे हो रहा है? सब्जेक्ट से हो रहा है, लेकिन एंड किस पे हो रहा है? फुल स्टॉप पे हो रहा है। आप कहोगे सर दोनों ही बातें सेम है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, यहाँ पर भी कोई सेंटेंस जो है वो मेरा सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, और एंडिंग पॉइंट क्या है उसका? फुल स्टॉप है। कौन सा पॉइंट है उसका? एंडिंग पॉइंट फुल स्टॉप है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन जो डिफरेंस क्रिएट करता है दोनों स्टेटमेंट के बीच में, वो कौन करता है? तो वो क्रिएट करता है आपका नोट वर्ड मीनिंग। कौन क्रिएट करता है? नोट वर्ड मीनिंग क्रिएट करता है। तो याद रखिएगा, अगर किसी स्टेटमेंट के अंदर कौन आ रहा है? नोट आ रहा है, या नेवर आ रहा है, या क्या आ रहा है? नो आ रहा है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा समझने की। अगर किसी भी स्टेटमेंट के अंदर नॉट, नेवर, नो आ रहा है, तीनों में से कोई भी एक वर्ड मीनिंग आ रहा है, तो समझ जाना कि वो जो स्टेटमेंट है वो कौन सा स्टेटमेंट है हमारे पास में? तो वो हमारे पास में अजरेटिव का नेगेटिव स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है? नेगेटिव स्टेटमेंट है। और अगर किसी भी स्टेटमेंट में नॉट, नेवर, नो नहीं आ रहा है और सिर्फ सब्जेक्ट से शुरुआत है और एंडिंग पॉइंट किसका है? फुल स्टॉप का है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि सर वो कौन सा स्टेटमेंट है हमारे पास में? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। यहाँ तक की बात समझ में आती है? दोबारा समझो। सबसे पहले सेंटेंस का टाइप नंबर 1 हमने समझा। अजरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? सर ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो शुरू होता है किसी न किसी सब्जेक्ट से और एंडिंग पॉइंट उसका क्या होता है? फुल स्टॉप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव स्टेटमेंट। क्यों पॉजिटिव मीन्स क्या? पॉजिटिव का मतलब ये कि जिसके अंदर नॉट, नेवर, नो नहीं आता है। दूसरी तरफ अगर कोई सेम सेंटेंस अगर आपका सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है और एंडिंग पॉइंट फुल स्टॉप है, लेकिन बीच में या तो नॉट आ गया, नेवर आ गया या नो आ गया, तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे? एज ए नेगेटिव स्टेटमेंट कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब लगे हाथ क्या करते हैं, इन दोनों के एक एक एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपको बात समझ में आ जाए। ठीक है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। मैंने बोला राहुल इज ए बॉय, राहुल इज अ बॉय। ठीक है, यहां पर अगर आप थोड़ा सा कोशिश करो समझने की तो आपको समझ में आएगा कि सर राहुल तो क्या है मेरे पास में? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, ये मेरे पास में क्या है? मेरा आगे वाला हिस्सा है, जो भी इसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं, है ना। अगर टेक्निकली बात करें तो ये क्या है? ये हमारा प्रेडिकेट है पूरा का पूरा, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। सेकंड थर्ड क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है ना। लेकिन फिलहाल के लिए हमारा मकसद क्या है? सेंटेंस के टाइप को समझना, सेंटेंस के नेचर को समझना कि सर सेंटेंस कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो हम डायरेक्ट कहां पहुंच जाएंगे? हम डायरेक्ट इसके एंडिंग पॉइंट पे आ जाएंगे। इसका एंडिंग पॉइंट कहां है? देखो, फुल स्टॉप
से आ रहा है और शुरुआत किससे हो रही है, सब्जेक्ट से हो रही है। चेक करके बताओ क्या कहीं बीच में नॉट, नेवर, नो आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। इसका मतलब सर ये जो सेंटेंस कैटेगरी मेरी बनेगी वो बनेगी अजेरेटिव की कौन सी, पॉजिटिव स्टेटमेंट कैटेगरी। आ गई बात समझ में। अगर मुझे इसी को क्या करना है, नेगेटिव बनाना है, मतलब अगर मुझे सेम सेंटेंस को क्या करना है जी, नेगेटिव बनाना है, कौन सा बनाना है, नेगेटिव स्टेटमेंट का बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको मालूम है क्या करना पड़ता है ना, हमें सिर्फ और सिर्फ बीच में क्या लगाना पड़ता है, नॉट, नेवर या नो लगाना पड़ता है। लेकिन एक खास बात, ये हमारे मन मर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि हम नॉट, नेवर, नो को कहाँ लगा दें, बीच में कहीं पर भी लगा दें, नहीं। याद रखिएगा, छोटी सी बात बता देता हूँ, जब भी आपको किसी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव में बनाना होता है, याद रखिएगा एक टॉपिक आता है हमारे पास में ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी शुरुआत यहीं से हो जाती है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बेसिक पॉइंट आता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट को अगर हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पर याद रखिएगा आपको नॉट को, नेवर को या नो में से किसी एक को ऐड करना पड़ेगा। अब वो कहां पर ऐड करेंगे, तो याद रखना 1 2 3, नोट में कितने लेटर्स आ रहे हैं, 3 लेटर्स आ रहे हैं, तो याद रखना नोट हमेशा नंबर 3 पे आएगा। कितनी पोजीशन पे आएगा, नंबर 3rd पोजीशनिंग पे आएगा। तो देखिएगा जरा ध्यान से, सबसे फर्स्ट पोजीशन तो किसकी आ गई है, हमारा सब्जेक्ट राहुल, ओके। सेकंड पोजीशनिंग हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब की आ गई और नंबर 3rd पोजीशन पे कौन आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। कौन आ जाएगा जी, नॉट आ जाएगा। राहुल इज नॉट और बचा हुआ काम हमारे प्रेडिकेट ने किया साथ साथ में, और लास्ट में क्या आ गया, फुल स्टॉप। तो देखो जरा ध्यान से, एंडिंग पॉइंट क्या है इसका भी, एंडिंग पॉइंट इसका भी क्या है, फुल स्टॉप है। नॉट आ चुका है बीच में नंबर 3 पोजीशन के ऊपर नेगेटिव बनाने के लिए, और शुरुआत में क्या हमारे पास में, ये राहुल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टेटमेंट को आसानी से विद द हेल्प ऑफ यूजिंग योर नॉट, नेवर, नो, ठीक है, क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव स्टेटमेंट बना सकते हैं। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि पॉजिटिव से नेगेटिव बनाओ, तब तो आप क्या करोगे, नोट लगा दोगे, है ना, नोट, नेवर या नो लगा दोगे एज पर योर सेंस, ओके, और एज पर द सेंटेंस डिमांड्स। लेकिन अगर कहा जाए कि नेगेटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिव में बदलो, तो कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, तो सर बहुत इजी है। क्या इजी क्या है कि सर जो भी हमारे पास ये जो नॉट नेगेटिव वर्ड आया है, इसको हम क्या कर देंगे, यहां से डिनोट कर देंगे, है ना, या इसको डिलीट कर देंगे। जैसे ही हमने इसको यहां से डिलीट कर दिया तो हमारे पास क्या हो गया, ये सेंटेंस कौन सा निकल के आ गया, अजेरेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट निकल के आ गया। तो उम्मीद करता हूं आपको सेंटेंस का पहला टाइप समझ में आया होगा। डेफिनेशन से हमें कोई मतलब नहीं है, अजेरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन किसको कहते हैं, क्या बोलती है अजेरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन। हमें तो ये समझना है कि अजेरेटिव सेंटेंस के जो 2 टाइप्स हमारे पास लिखे हुए हैं, आगे फर्दर जो सब कैटेगरीज बनाई हुई हैं, आपका पहला है पॉजिटिव स्टेटमेंट, दूसरा है नेगेटिव स्टेटमेंट, ये कैसे काम करती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं आगे, जो सेंटेंस का हमारे पास कौन सा टाइप होता है, टाइप नंबर 2, जिसको हमने क्या बोला, जिसको हमने बोला इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा बोला, इंटरोगेटिव सेंटेंस। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सेंटेंस का टाइप नंबर हमारे पास में कौन सा आ रहा है, दूसरा आ रहा है, नाम है इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। वही बात, डेफिनेशन से हमें कोई मतलब नहीं है, ना तो पूछी गई एग्जाम्स के अंदर, ना पूछी जाएगी। हमारा सिर्फ मकसद क्या होना चाहिए कि सर कोई सा भी ऐसा सेंटेंस जो लिखा हुआ हमारे को नजर आ रहा है सामने 15 20 30 40, उनमें हम कैटेगराइज करके बता सके कि सर ये स्टेटमेंट किससे बिलोंग कर रहा है, इंटरोगेटिव से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से, जब हमने पीछे लास्ट वाली स्लाइड पे हमने क्या किया था, इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाया था, तो हमने वहां पे इसके 2 पैटर्न्स लिखे थे। एक पैटर्न तो हमने क्या लिखा था इसका, कि एक तो वो सेंटेंस जो किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है ना, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस, है ना, एक तो वो पैटर्न हमने देखा था। दूसरा हमने कौन सा पैटर्न देखा था कि सर कोई सा भी स्टेटमेंट जो किससे शुरू हो रहा है, WH वर्ड से शुरू हो रहा है ना। तो ये हमारे पास में क्या है, 2 पैटर्न है। आ गई बात समझ में। अब हम 1 बाय 1 इन दोनों को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, देखो आपको सामने नजर आ जाएगा कि ये सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। और हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि सर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में 2 होती है, एक तो होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, दूसरी होती है हमारे पास में ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स, राइट, जिनको आप मॉडल्स बोल देते हो। क्या बोल देते हो, मॉडल्स बोल देते हो। तो दोनों ही हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में है। आपको जो भी हेल्पिंग वर्ब मिल जाए, आपको उसको समझना है कि वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन उन दोनों का कोई असर पड़ेगा नहीं हमारे पास में, उन दोनों का असर कोई पड़ेगा नहीं, चाहे कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में आए, चाहे तो हमारे पास में प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब आए, चाहे हमारे पास में ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब आए। हमें यह ध्यान रखना है कि हमारे पास जो शुरू हो रहा है सेंटेंस वो किससे होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि किसी भी हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो जाए आपके सेंटेंस की, और उसके बाद में सेंटेंस के बीच में उसका प्रेडिकेट मिल जाए, और लास्ट में अगर हमें क्या मिल जाता है बेटा, अगर हमें क्वेश्चन मार्क मिल जाता है, क्या मिल जाता है, क्वेश्चन मार्क मिल जाता है, तो हम उस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे कि सर वो इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है।
क्लियर है। इसको कुछ लोग क्या बोल देते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो वो भी बात ठीक है ना, आप इसको ओपन एंडेड बोल सकते हो जिसके अंदर आंसर सिर्फ उम्मीद की जाती है सामने वाले रिस्पॉन्सर से कि वो यस और नो में आंसर देगा, तो वो भी ठीक है अपनी जगह पे। अलग अलग टीचर्स इसको अलग अलग नाम से पढ़ाते हैं, अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग नाम दिया हुआ है। हमने इसको क्या बोला है कि ऐसे स्टेटमेंट जो किससे शुरू हो रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं। अभी थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैंने बोला था कि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है हमारे पास में ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब होती है। और हमें अब ये समझना है थोड़ा सा, यहीं पर मैं इसको टच करता हुआ चलूं टॉपिक को साथ साथ में हेल्पिंग वर्ब वाले को, कि सर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है। तो हमें मालूम है कि सर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में डू, बी और हैव इनसे जुड़ी हुई होती है ना, जिसके अंदर डू के अंदर आता है डू, डज, डिड, बी के अंदर हमारे पास में आता है इज, एम, आर, वॉज, वर, और हैव के अंदर हमारे पास में आता है हैव और हैड। ठीक है, तो ये सारी की सारी वर्ब्स कौन सी होती है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। अगर मैं ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात करूं तो ये तो आपको सबको मालूम ही है, सारे के सारे कौन से होते हैं हमारे पास में, मॉडल्स होते हैं। जैसे आपका कैन हो गया, ठीक है, जैसे आपके पास कुड हो गया, ठीक है, कैन, कुड, विल, ठीक है, वुड, ऐसे करके करके हमारे पास में जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब्स आती हैं उनको भी हमने किस में शामिल किया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब में शामिल किया हुआ है। आपको मालूम है ना मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड टू, डेयर, है ना। सेमी मॉडल्स भी होते हैं, सेमी ऑक्सिलरी वर्ब्स भी होती हैं। तो वो सारी की सारी जो पार्ट्स हैं वो किसका हिस्सा है, वो सारा का सारा हिस्सा हेल्पिंग वर्ब का ही है। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब आए, चाहे तो यहाँ से कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए, चाहे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब से कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आए शुरू में और एंडिंग किसका हो, वहां पे क्वेश्चन मार्क का हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस हैं और कैटेगरी कौन सी बन जाएगी, इंटरोगेटिव बन जाएगी। ठीक है, अब आओ बात करते हैं WH वर्ड से। देखो अगर आपको ये पैटर्न मालूम है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि सर ये किससे शुरू हो रहा है, WH वर्ड से। किससे शुरू होगा, WH वर्ड से। और बाकी सेम पैटर्न ऐसा का ऐसा फॉलो करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में लास्ट में क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। क्यों सर, क्योंकि WH वर्ड क्या है, WH वर्ड हमारे पास में आस्किंग वर्ड से है ना, जो क्वेश्चन पुट अप करते हैं हमसे, यस और नो। जैसे कि एग्जांपल के लिए व्हाट, व्हाई, व्हेन, एटसेट्रा, है ना। ये क्या है हमारे पास में सारे के सारे WH वर्ड फैमिली होती है ना। मैंने नॉर्मली लिखा है, आपको मुझे पता है कि भरोसा इतना है कि आप लोगों को शायद मालूम है इस चीज़ के बारे में कि WH वर्ड कौन कौन से होते हैं। व्हाट हो गया, वाई हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, है ना, इन विच हो गया, हाउ मच हो गया, हाउ मेनी हो गया। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स होते हैं वो किसको बिलोंग करते हैं, WH वर्ड फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो हम कहाँ पर थे, हम थे WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंसेस पे। तो याद रखिएगा WH वर्ड सबसे पहले आएगा, उसके बाद में सेम पैटर्न फॉलो करेंगे हेल्पिंग वर्ब वाला, और एंडिंग पॉइंट किसका होगा, क्वेश्चन मार्क का होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है इसके कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं, क्योंकि चीजें थ्योरेटिकली जितनी अच्छे से समझ में आती है उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आती है जब हम क्या करते हैं, उसके एग्जांपल्स को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। मैंने बोला कि हमारे पास यहाँ पे क्या आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, यस और नो। अब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है और ऑक्सिलरी वर्ब्स भी आ सकती है, लेकिन कोई सी भी रख सकते हो आप यहाँ पर। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा कैन को, किसको रख दिया, कैन को रख दिया। और कैन के बाद मैंने लिखा कैन आई, चलो कैन आई को छोड़ देते हैं, कैन आई के बाद में कैन दूसरा कर लेते हैं कोई सब्जेक्ट, है ना। कैन ही सॉल्व दिस प्रॉब्लम, लास्ट में लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अब थोड़ा ध्यान से समझो, यहाँ पर देखो ये सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, तो आप तो बोलोगे सर कैन तो क्या है, मेरे पास मॉडल्स है ना, और मॉडल को हमने क्या बोला है, ऑक्सिलरी वर्ब बोला है। ऑक्सिलरी वर्ब किसका पार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब का पार्ट होता है। इसका मतलब सर ये कैन क्या है, मेरे पास में हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये मेरे पास मेरा सेंटेंस का पैटर्न आ गया, है ना। और लास्ट में मेरा एंडिंग पॉइंट क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। अगर मैं इस सेंटेंस को पढ़ता हूँ तो कैन ही सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैन ही सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इससे मुझे क्या लग रहा है कि ये सामने वाला प्रश्न पुटअप कर रहा है, कोई क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। तो याद रखना इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है, आपसे कोई प्रश्न किया जाएगा, है ना, आपसे कोई प्रश्न किया जाएगा। तो जैसे ही ये पैटर्न अप्लाई हुआ, हम इसको क्या बोल देंगे कि सर ये कौन सा पैटर्न है हमारे पास में, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला पैटर्न है। आ गई बात समझ में। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस लिखना है। तो कुछ नहीं, सेम पैटर्न के अंदर मैं क्या करूंगा, अगर WH वर्ड को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, WH वर्ड वाला पैटर्न आ जाएगा। तो देखो ये तो पैटर्न मेरे पास सेम रह जाएगा, है ना। और यहां पर मैं कोई सा भी WH वर्ड लगा सकता हूं एज पर द सेंस रिक्वायर्ड, है ना। तो व्हाट कैन ही सॉल्व, व्हाट कैन ही सॉल्व, चलो इतना लिख देते हैं, व्हाट कैन ही सॉल्व, क्योंकि अदरवाइज तो फिर यहाँ से आंसर निकलेगा इसका, है ना, व्हाट कैन ही सॉल्व। अब देखो थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर मैंने क्या लगाया, यहाँ पर मैंने लगा दिया WH वर्ड, ये मेरे पास में क्या है, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर मेरे पास एंडिंग पॉइंट क्या आ रहा है,
क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस का मेरा पैटर्न बना वो किसका बन गया, WH वर्ड का बन गया। ठीक है, तो ऐसे हम कुछ क्या करेंगे, एग्जांपल्स के साथ में चलते हुए इन सारे सेंटेंसेस के टाइप्स को समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना। एग्जांपल हम जैसे ही अपना ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, इस वीडियो के अंदर थ्योरी पूरी हो जाएगी, इसका जस्ट अगला जो वीडियो आपके पास आएगा वो इसकी प्रैक्टिस सेट का आ जाएगा, जहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसके 10 से 15 या 15 से 20 क्वेश्चंस को, है ना, हम लोग सोल्व करके देखेंगे और कोशिश करेंगे उसको आइडेंटिफाई करने की कि कौन सा सेंटेंस कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब आइए सेंटेंस के कैटेगरी नंबर 3 के ऊपर कोई सा भी ले सकते हो आप, डोंट वरी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेते हो। देखो थोड़ा ध्यान से, नेक्स्ट हमारे पास में आता है इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा आता है बच्चे, इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, किसको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, तो हिंदी में तो देखो अगर कहा जाए तो हिंदी में तो बोलते हैं इसको आज्ञार्थक वाक्य। क्या बोलते हैं, आज्ञार्थक वाक्य बोलते हैं। लेकिन क्योंकि वीडियो के अंदर ऐसे ही बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, तो इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए याद रखना कि इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर जो है ना, या तो हमारे को मिल सकता है कोई भी ऑर्डर, ठीक है, या क्या मिल सकता है अपने को कोई भी कमांड, ठीक है, या क्या मिल सकती है अपने को कोई भी सलाह। ठीक है, इन तीनों में से कोई सी भी एक जो नोशन है, जो एक फीलिंग है सेंटेंस की, जो एक नेचर है सेंटेंस की, वो हमें मिल जाएगी। या तो मिल जाएगा आपको सेंटेंस के अंदर ऑर्डर, या मिल जाएगा कमांड, या क्या मिल जाएगी, एडवाइस मिल जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा इंपेरेटिव सेंटेंस के वैसे तो कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन इसके बनाने के तरीके बहुत सारे होते हैं हमारे पास मौजूद। वैसे तो पैटर्न नहीं है इसका, है ना, सब कैटेगरीज नहीं है, लेकिन फिर भी इसके कुछ तरीके हैं जहां से इंपेरेटिव सेंटेंस बनता है। तो याद रखिएगा सबसे पहला जो बनता है वो बनता है किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस हमारे पास बनता है इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर लेट या लेट्स से शुरू होने वाले सेंटेंस। ये इसके दो क्या बनती हैं, कैटेगरीज बनती हैं। कोशिश कीजिएगा समझने की कि सर इंपेरेटिव सेंटेंस उस स्टेटमेंट को बोलेंगे या उस सेंटेंस को बोलेंगे जिसमें या तो हमें मिलेगा ऑर्डर, या मिलेगा कमांड, या मिलेगी एडवाइस, है ना। अब ये क्या किया हम लोगों ने, अब ये किया कि सर इंपेरेटिव सेंटेंस हमारा या तो बन सकता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। अच्छा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमने बोला बेस फॉर्म। क्या बोला, बेस फॉर्म, है ना। आपको याद है ना वर्ब के 4-5 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं वर्ब्स के, कितने टाइप होते हैं मेन वर्ब के, तो मेन वर्ब के 5 टाइप होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म को आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, फिफ्थ फॉर्म को एसोरियस वाली फॉर्म बोलते हैं, और फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस फॉर्म बोल देते हैं, या फिर रूट वर्ड बोल देते हैं। ठीक है, दूसरा लेट और लेटर से शुरू होने वाले सेंटेंस। अब क्या करते हैं, इसके जल्दी से बिना टाइम को खराब किए बिना एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो सीधा ये है कि सर कौन सा स्टेटमेंट कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेगा। हमें ज्यादा चीजों से मतलब नहीं है। थ्योरी पढ़ के हम लोग ऑलरेडी परेशान हो चुके हैं। अगर थ्योरी पढ़ने से समझ में आती चीजें तो बहुत पहले समझ में आ जाती है ना। तो कोशिश करेंगे एग्जांपल को डिस्कस करने की। देखो थोड़ा ध्यान से, इंपेरेटिव सेंटेंस में मैंने क्या कहा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला सेंटेंस। अब कोई सा भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लो आपको बेस फॉर्म लेनी है, तो बेस फॉर्म तो कोई सी भी हो सकती है। जैसे मान लो मैंने बोला बेस फॉर्म के लिए प्ले। अब ये क्या है मेरे पास में, ये तो मेन वर्ब है ना मेरे पास में, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो प्ले द गेम, खत्म। ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में ऑर्डर है सर कि प्ले द गेम, है ना। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसका। यहां पर दूसरा एग्जांपल मैंने लिया स्टार्ट। अब स्टार्ट भी क्या है अपने आप में देखा जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फिर बेस फॉर्म है ना। स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड, स्टार्टिंग एंड स्टार्ट है कि नहीं, 5 फॉर्म मैंने आपको बता दी है। तो स्टार्ट, अब उसके बाद में क्या लगा दो, स्टार्ट द गेम। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो तो ये बहुत इजी सेंटेंस आपका कैटेगरी है कि जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या नोटिस करना है। यहां पर देखो मैंने कहीं पर भी ये नहीं बोला सब्जेक्ट पहले आएगा, क्या है ना, सब्जेक्ट यहां पर क्या होता है, हिडन होता है। तो आप ये बोल सकते हो कि सर इंपेरेटिव स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, हमारे पास में जो सब्जेक्ट होता है ना वो हमारे पास में हिडन होता है। क्या होता है, हिडन होता है। प्ले द गेम, हम किसको बोलेंगे प्ले द गेम, कोई सामने होगा, कोई सुनने वाला होगा, कोई रिस्पॉन्स करने वाला होगा, उसी को तो बोला जाएगा ना कि प्ले द गेम या स्टार्ट द गेम। तो याद रखिएगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस कैटेगरी के अंदर सब्जेक्ट कैसा होता है, हिडन होता है। या तो ऑर्डर मिलेगा, कमांड मिलेगा, या एडवाइस मिलेगी। कैसे मिलेगी, 2 तरीकों से मिल सकती है। पहला, या तो आपको शामिल कर देना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को शुरुआत में, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू कर दिया और लास्ट में क्या आ जाएगा अपने पास में, फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, ये इजी पैटर्न है। दूसरा, लेट और लेटर से शुरू होने वाले सेंटेंस। तो थोड़ा देखा ध्यान से, लेट मैं पहले लेट का ले लेता हूं और फिर दूसरा ले लेता हूं मैं लेट्स का। ठीक है, तो यहां पर मैं ले लेता हूं लेट्स का। ठीक है, लेट हिम प्ले द गेम। ठीक है, और मैं बोलता हूं लेट्स प्ले द गेम। मैंने आपको समझाने के लिए तीनों चारों जगह पर सेंटेंस सेम लिया है क्योंकि मैं कुछ बातें समझाना चाहता हूं आपको। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब हम बात करते हैं लेट की, सिर्फ लेट की बात करते हैं, तो लेट के अंदर आपको जस्ट आगे क्या पुटअप करना है, आपका
कौन सा केस नजर आ रहा है आपको? आपको ऑब्जेक्टिव केस पुटअप करना है। अगर आप सिर्फ लेट से सेंटेंस शुरू कर रहे हो, किससे शुरू कर रहे हो? लेट से सेंटेंस शुरू कर रहे हो, तो याद रखिएगा हमेशा आपको लेट के जस्ट बाद में ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो पुटअप करना है। ऑलवेज रिमेंबर इन योर माइंड सेट दैट वेन एवर यू आर गोइंग टू use your let okay word, so just put the objective case ahead of the let word. okay, is it clear? ठीक है सर, चलिए आगे। अच्छा, ऑब्जेक्टिव केस कौन कौन से होते हैं? तो ऑब्जेक्टिव केस हमारे को पता है सर, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है ना। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर होता है ना। दे का ऑब्जेक्टिव केस देयर होता है। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। तो ये सारे मैंने लगभग आपको ऑब्जेक्टिव केस बता दिए हैं। इन ऑब्जेक्टिव केस को हम कहाँ रखेंगे? लेट के बाद रखेंगे, तो हमारा लेट से बनने वाला सेंटेंस सही हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं लेट्स की, सर इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये कैसे अलग हुआ? तो देखो, इस लेट के अंदर क्या है? इज लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? इज लगाया हुआ है ना। तो इसको शॉर्ट वर्जन में क्या बोला? एब्रिविएशन में लेट्स बोला। क्या बोला? लेट्स बोला। लेट्स प्ले द गेम। अब यहां पर देखो, यहां पर कहीं पर भी ऑब्जेक्टिव केस आया है क्या? यहां पर कहीं पर भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं आया है। इसका मतलब जब आप लेट का यूज करते हो सिर्फ, तब तो आपको क्या करना है? ऑब्जेक्टिव केस को रखना है। और लेट इज मतलब कि लेट्स का यूज कर लेते हो तो आपको ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करना है। अच्छा, इसके अंदर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो ना चीज़ों को, तो आपको एक बात और समझ में आएगी। जब आप लेट इज का यूज कर रहे हो, लेट्स का यूज कर रहे हो, तो याद रखना यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, एक मिनट सॉरी, सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पर जो स्पीकर होता है, कौन? यहाँ पर जो स्पीकर होता है सेंटेंस को कहने वाला, वो भी इसका क्या बन जाता है बेटा? एक पार्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? पार्ट बन जाता है। जैसे लेट्स प्ले द गेम, चलो गेम खेलते हैं, इसका मतलब मैं भी गेम खेलूंगा, इसका मतलब मैं भी गेम खेलूंगा। ठीक है, जब यहाँ बोलते हो लेट हिम प्ले द गेम, तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ पर आपने इसको स्पेसिफाई कर दिया है, आपने इसको स्पेसिफिक कर दिया, तो ये क्या बन गया? लेट हिम, चलो उसे खेलने दो। क्या खेलने दो? प्ले द गेम, उसको गेम खेलने दो, उसको गेम खेलने दो। और यहाँ पर तो बहुत ईजी है ना, प्ले द गेम मतलब गेम को खेलो। ठीक है, तो ये दो सेट तरीके से क्या बनते हैं? हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस बनते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सेंटेंस का ये थर्ड वाला टाइप जो है वो समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वीडियो को थोड़ा छोटा ही रखेंगे, इसलिए मैं इसकी ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ा रहा हूँ। एक बार आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए चीज़ें, थोड़ा सा समझ में आने लग जाए, उसके बाद में हम अगले वीडियो के अंदर इसके कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे, और एग्जांपल के बाद में कुछ इसके एडवांस जो पैटर्न्स हैं उनको डिस्कस करते हुए साथ साथ में चलेंगे। ठीक है, आओ। अब हमारे पास दो कैटेगरी बच गई। एक तो बच गई हमारे पास कौन सी? एक्सक्लेमेटरी। कौन सी कैटेगरी है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। तो देखो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर आपको एक ही बात याद रखनी है कि आपको किसी भी सेंटेंस के या तो बीच में, या तो सेंटेंस के बीच में या एंड में क्या नजर आ जाए? आपको एक्सक्लेमेशन मार्क नजर आ जाए। ये कौन सा मार्क है? एक्सक्लेमेशन मार्क है। हिंदी में इसको बोलते हैं विस्मयादिबोधक सूचक चिन्ह। ठीक है, अगर आपको ये मिल जाता है तो आप समझ लेना वो सेंटेंस कौन सी कैटेगरी का हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैटेगरी का हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखना शुरू करते हैं इसके फटाफट से। एग्जाम्पल में देखिएगा। अब एक बात बताओ, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क आता है आपका, क्या ये नॉर्मल सेंस में आता है क्या? नहीं, ये नॉर्मल सेंस के साथ में नहीं आएगा। ये तभी यूज किया जाएगा एक्सक्लेमेशन मार्क जब आपके पास सेंटेंस में क्या होगी बेटा? सडन फीलिंग्स होगी। क्या होगी? सडन फीलिंग्स होगी। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है। जब हमारे पास में क्या होगी? सेंटेंस के अंदर सडन फीलिंग्स आएंगी। अब सडन फीलिंग्स क्या होती है? तो याद रखना, पहले इवेंट क्रिएट होगी, उसके बाद में स्पीकर के मुंह से कोई ना कोई वर्ड बाहर निकलेगा। इसका मतलब जैसे कि एग्जांपल से मैं करना शुरू करूं समझाना आपको, तो मैंने क्या कहा कि सडन फीलिंग्स, अचानक होने वाले ऐसे वर्ड्स, अचानक होने वाली ऐसी फीलिंग, उनको हम बोलते हैं सडन फीलिंग्स, और उसके साथ में यूज करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क का। लेकिन समझना यह है कि सर इसके एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, कैसे काम करती है सडन फीलिंग, है ना। तो देखो, जैसे मान लो मैंने किसी को फ़ोन डायल किया, और कॉल करने के बाद में जैसे ही सामने वाले ने कॉल अटेंड किया तो मैंने उसको बोला हेलो। क्या बोला मैंने उसको? हेलो। तो एक बात बताओ, क्या कॉल करने के टाइम पर मैं उसको हेलो बोल रहा था क्या? नहीं ना, पहले उसने फ़ोन को अटेंड किया, उसके बाद मैंने हेलो बोला। सेम एग्जांपल दूसरा कर लेते हैं। जब आप रास्ते से जा रहे हो, आपको पैर में ठोकर लग जाती है, पैर में आपको पत्थर लग जाता है, तो आपके मुँह से क्या निकलता है? हे भगवान, या हे राम, या मम्मी, या पापा, ऐसे कुछ निकलता होगा वर्ड मीनिंग, है ना। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? सडन फीलिंग बोल देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इन सारी चीज़ों को। सडन फीलिंग्स बहुत सारी होती है, यहाँ पर आप लिख सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपका हो गया ओ गॉड, ठीक है, उसके बाद में हो गया आपके पास में हे राम, उसके बाद में आपके पास में हो गया कांग्रेट्स। ठीक है, ऐसे बहुत सारी आपके पास में क्या होती है? सडन फीलिंग्स होती है। फिलहाल के लिए हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये समझना नहीं है कि सर कौन कौन सी सडन फीलिंग्स हमारे पास में होती है। हमारा मकसद ये है, हमारा ऑब्जेक्ट ये है कि हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे काम करता है उसको समझ लें। देखो ध्यान से थोड़ा सा। तो मैंने बोला अलास ही इज डेड, एक सेंटेंस मैंने लिया। दूसरा मैंने लिया कॉन्ग्रेचुलेशंस वी वॉन द मैच। और तीसरा मैंने सेंटेंस लिया, ले लिया, चलो कोई सा भी आप ले लो एक बार के लिए। मैंने बोला
गुड मॉर्निंग। ठीक है, अगर आप देखो इन तीनों स्टेटमेंट को तो आपको नजर आएगा कि सर यहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क आया हुआ है, यहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क आया हुआ है, यहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क आया है। इसका मतलब ये तीनों सेंटेंस किसके हिस्से में आएंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के हिस्से में आएंगे। लेकिन आगे क्या आना चाहिए? सडन फीलिंग्स भी आना चाहिए। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि सर ये मार्क का यूज तब तक नहीं करेंगे जब तक सेंटेंस में क्या नजर नहीं आएगी, अपने को सडन फीलिंग नजर नहीं आएगी। तो देखो इसके पहले चेक करो, तो एक्सक्लेमेशन मार्क के पहले क्या आया हुआ है? अलास। अलास का मतलब होता है बहुत बुरा हुआ। क्या होता है? बहुत बुरा हुआ। तो अलास किसी दुख को प्रकट करता है, किसी सैड थिंग को प्रकट करता है ना। अलास ही इज डेड, अलास, है ना, ही लॉस्ट हिज वॉच, है ना, इस तरीके से। तो देखो ये क्या है? ये सडन फीलिंग वर्ड है, इसके साथ में क्या आ गया? एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। मतलब ये किसके चला जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की कैटेगरी में चला जाएगा। कांग्रेचुलेशंस वी वॉन द मैच। देखो एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, लेकिन इसके पहले सडन फीलिंग्स आई है। कांग्रेचुलेशंस मतलब बधाई हो, आपने क्या कर लिया? मैच जीत लिया, या हमने मैच जीत लिया, है ना। तो ये भी किस में चला जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चला जाएगा। और यहाँ पे क्या है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बाद में कुछ भी आप लिख सकते हो, गुड मॉर्निंग सर, ये लो, गुड मॉर्निंग सर, मैम, जो आप लिखना चाहते हो। तो ये देखो ये एक्सक्लेमेशन मार्क आया। एक्सक्लेमेशन मार्क के पहले क्या आया? हमारे पास सडन फीलिंग आई, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, है ना। तो ये भी किसका पार्ट बन गया? हमारे पास में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पार्ट बन गया। ठीक है, तो ये छोटा सा एक किसका पार्ट बनता है? सेंटेंस का पार्ट बनता है। सेंटेंस कैटेगरी बनती है, जिसका हमने क्या डिस्कस किया? इसका हमने पैटर्न डिस्कस किया कि सर किसी भी सेंटेंस में अगर हमारे पास में क्या नजर आती है? एक्सक्लेमेशन मार्क नजर आता है, और साथ में अगर उसके सडन फीलिंग होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, अब सेंटेंस के हम आखिरी पड़ाव के ऊपर जा रहे हैं, और सेंटेंस की लास्ट कैटेगरी हम कौन सी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर? तो हम उसकी लास्ट कैटेगरी डिस्कस कर रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सी डिस्कस कर रहे हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। कुछ टीचर्स क्या करते हैं? इस ऑप्टेटिव सेंटेंस को अजरेटिव सेंटेंस में ही पढ़ा देते हैं, वो भी अपनी जगह सही है। और कुछ टीचर्स इसको अलग अलग से एक कैटेगरी बना के पढ़ाते हैं, 5th नंबर कैटेगरी बना के, तो वो भी अपनी जगह ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में याद रखना आपको दो ही चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो याद रखना है कर्स, और एक याद रखना है आपको बून। कर्स का मतलब तो होता है आपके पास में श्राप, और बून का मतलब होता है वरदान। मतलब अगर किसी सेंटेंस में आपको या तो कोई श्राप दिया जा रहा हो, या क्या दिया जा रहा हो? आपको कोई ना कोई वरदान दिया जा रहा हो, है ना। आप इन दोनों को बोल सकते हो, ये दोनों एक तरीके से क्या है? ब्लेसिंग्स हैं। क्या है? ये दोनों एक तरीके से ब्लेसिंग्स हैं। या तो पॉजिटिव ब्लेसिंग हो सकती है, या आपकी नेगेटिव ब्लेसिंग हो सकती है ना। तो ब्लेसिंग्स वाला जो भी पार्ट आएगा, जो भी हिस्सा आएगा, वो सब किसके कैटेगरी में जाएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस कैटेगरी में जाएगा। एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया, ध्यान रखना, कर्स आ सकता है, बून आ सकता है, लिखा हुआ नहीं आएगा वर्ड मीनिंग, आपको समझना पड़ेगा, उसकी नेचर समझना पड़ेगा कि इसके अंदर वो क्या बोल रहा है। ठीक है, देखो थोड़ा ध्यान से एग्जाम्पल की बात करते हैं। बाकी ये सेम रहेगा, है ना। आपका सब्जेक्ट मिलेगा, आपका लास्ट में क्या मिलेगा? फुल स्टॉप मिलेगा, वो सारी चीज़ सेम रहेगी, लेकिन उसमें नेचर क्या आ जाएगी? या तो कर्स मिल जाएगा, या क्या मिल जाएगा आपको? बून मिल जाएगा। और ये दोनों ही चीज़ें क्या होती है आपस के अंदर? ये दोनों चीज़ों को हम ब्लेसिंग्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ब्लेसिंग्स। कर्स का हिंदी अर्थ होता है श्राप, बून का हिंदी अर्थ होता है वरदान। ठीक है, देखो एग्जाम्पल के लिए, अच्छा एक चीज़ आपको बता दूँ मैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर मोस्ट ऑफ दैट किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मैंने बोला, सेज, सेड टू माई किड, Sage said to my kid that may he live लॉन्ग। ठीक है, अब ये मैंने ऐसे बोल दिया आपको। ठीक है, समझिए थोड़ा ध्यान से कि सेज मतलब साधु ने किसको कहा? मेरे बेटे को कहा, साधु ने मेरे बच्चे को कहा दैट की मे ही लिव लॉन्ग, कि वो क्या करे? लंबा जिए, है ना। मे ही लिव लॉन्ग। अब यहाँ पर आप चाहो तो मे ही की जगह आप क्या कर सकते हो? यू का यूज कर सकते हो, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, यू का यूज करोगे, क्योंकि आगे हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कौन सा? स्पीच वाला, तो वहाँ पर हमें समझ में आएगा कि सर ही की जगह आपने यू क्यों लिखा है ना। फिलहाल के लिए समझो कि सर साधु ने किससे कहा? बच्चे से कहा, मे यू लिव लॉन्ग। क्या कहा? मे यू लिव लॉन्ग। अब थोड़ा ध्यान से समझो, ये मे यू लिव लॉन्ग क्या है? अपने आप में एक वरदान है। क्या है? अपने आप में एक बून है ना। और वरदान हम किस में डालते हैं? सारी की सारी ब्लेसिंग्स में डाल देते हैं, है ना। ब्लेसिंग्स का पार्ट बनता है। और जैसे ही सेंटेंस के अंदर क्या नजर आ गया? ब्लेसिंग नजर आ गया, इसका मतलब वो सेंटेंस कौन सा बन जाएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस बन जाएगा। आ गई बात समझ में? दूसरा एग्जांपल भी हम लिख सकते हैं कि मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल। अब देखो यहाँ पर ये मे से शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट आ गया, लास्ट में हेल के साथ में अपने पास क्या आ गई? ब्लेसिंग्स आ गई। लेकिन ये ब्लेसिंग कैसी है? तो ये ब्लेसिंग हमारे पास में है नेगेटिव ब्लेसिंग। कैसी ब्लेसिंग से? नेगेटिव ब्लेसिंग से। इसके अंदर हमें क्या मिल रहा है? श्राप मिल रहा है। क्या मिल रहा है जी? श्राप मिल रहा है, कर्स मिल रहा है। और जैसे ही कर्स मिला, चाहे बून मिलाओ, बात एक ही है, चाहे कर्स मिलाओ चाहे बून मिलाओ, है ना। किसी भी सेंटेंस के अंदर चाहे कर्स आए चाहे बून आए, हमें देखना है मे का यूज करते हुए। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये थे हमारे पास में सेंटेंस से जुड़ी हुई डेफिनेशन और सेंटेंस के टाइप्स। हमने थोड़ा जल्दी से डिस्कस किया है इनको, ताकि आपको एग्जाम के टाइम के ऊपर ज्यादा परेशान होने की जरूरत ना पड़े। आप डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करते हुए चलो। और सेंटेंस में अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेंटेंस कौन सी कैटेगरी का होगा, तो आप इस पूरे वीडियो की हेल्प को अगर अच्छे से एक बार देख लेते हो, तो आपको फिर सेंटेंस में कहीं पर भी अटकने की
जरूरत नहीं है। बाकी आने वाले नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इसको थोड़ा और डीपली टच करते हुए चलेंगे, सेंटेंस के बारे में और एडवांस पढ़ाई करेंगे और साथ ही साथ में इसका प्रैक्टिस सेट अगले में वीडियो के अंदर लेके आ जाऊँगा आप सबके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।